Hello people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of The Hindu Analysis. Without any further delay, फटाफट से शुरू करते हैं कि 29th of November को क्या क्या हुआ है. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 29th, 30th, then 1st and 2nd December को क्या क्या हुआ है देश और दुनिया में on the basis of analyzing our very own newspaper The Hindu. चलिए, तो भाई ये क्या हो गया. हाँ, सबसे पहले तो 29th की बात करते हैं. सबसे मेन पेज पे ही जो खबर है, महाराष्ट्र मीट एंड्स विदाउट डिसीजन ऑन चीफ मिनिस्टर. सो महायुति के लीडर्स मिले थे, उनकी बाकायदा मीटिंग हुई थी टू डिसाइड ऑन हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. हाल ही में इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, तो पार्टी तो जीत गई लेकिन चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. मीटिंग भी खत्म हो चुकी है, डिस्कशंस अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ भी हो चुके हैं. फिर भी बेसिकली ये मीटिंग खत्म हो गई, बट कोई चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट पे द पार्टी कुड नॉट डिसाइड अपॉन. बेसिक इतनी सी न्यूज है, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है, पॉलिटिकल न्यूज आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछेंगे हु इज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर. कितने वोट से, कितना वोटर टर्नआउट था, कितने डिस्कशंस हुए, क्या पॉलिटिक्स थी उसके बिहाइंड, ये बिल्कुल भी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता. नेक्स्ट, ये हम पढ़ चुके हैं, मिस्टर हेमंत सोरेन हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड. एंड नॉट एग्जैक्टली न्यू, पिछले 3 टर्म से भी वही थे. तो आपसे ये पूछा जा सकता है इनका कौन सा टर्म है ये, तो दिस इज हिज 4th टर्म एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड. ओके, coming on to the next news, again controversial news. जैसे ये doctors were charged because baby was born with defects. ये आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है वो जानने के लिए पढ़ सकते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ममता बनर्जी का कहना है कि बांग्लादेश का जो पूरा इशू चल रहा है दैट इज अंडर सेंटर का ज्यूरिसडिक्शन, हम इसमें एज अ स्टेट कुछ भी नहीं कर सकते. सो एक्सप्रेसिंग कंसर्न एंड सॉरो ओवर द सिचुएशन इन बांग्लादेश, खासतौर पे जो हिंदूज के साथ बिहेवियर हो रहा है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का कहना है कि शी विल नॉट टॉक या इंटरफेयर इन द डेवलपमेंट्स इन द नेबरिंग कंट्री एज द इशू फॉल्स अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. उनका कहना है कि बांग्लादेश एक दूसरी कंट्री है और इंडिया एक दूसरी कंट्री है, हमारा रोल यहाँ पे काफी लिमिटेड है. जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ बात कर सकती है और एक्शन ले सकती है. एज अ स्टेट गवर्नमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स में वी कैन नॉट इंटरफेयर. सिंपल इतनी सी बात उन्होंने बोली है कि भाई 2 कंट्रीज हैं, भले ही बंगाली वहां पर भी रहते हैं, बंगाली मानुस एथनिसिटी में भी सिमिलर हो सकती है, बट एज अ स्टेट वी कैन नॉट इंटरफेयर विद द एक्सटर्नल मैटर्स. जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स वाली चीजें होती है वो होली एंड सोली यूनियन के कंट्रोल के अंडर आती है, यूनियन के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आती है. वी कैन नॉट कॉमेंट अपॉन इट और डू एनीथिंग अबाउट इट एक्सेप्ट मे बी कंसर्न एंड सॉरो पेश करना. ठीक है. Coming on to the next important thing, सीधा आप आ जाइए. दिस इज इंपॉर्टेंट. हमारी इंडियन एयरफोर्स की टीम इजिप्ट गई है 1 महीने के लिए फॉर अ मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग. तो इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट जिसमें Su-30M के आईज हैं और बहुत सारे पर्सनल्स हैं, वो इजिप्ट गए हैं फॉर द 2nd एडिशन. तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नाम क्या है. इसका नाम है टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम, TLP, एट इजिप्शियन एयरफोर्स वेपन स्कूल. ठीक है, अलॉन्ग विद एयरफोर्सेस ऑफ जॉर्डन एंड ग्रीस. तो इंडिया, जॉर्डन, ग्रीस, इजिप्ट, ये साथ में मिलकर ये एक्सरसाइज करने वाली हैं. ये एक अलग टाइप की यूनिक एक्सरसाइज है, जो रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं उससे थोड़ी अलग, क्योंकि ये इंस्ट्रक्टर लेवल पे की जाती है और बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब इंडिया को जो कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस आती है एयरफोर्स को, वो हम इजिप्ट और बाकी कंट्रीज को सिखाएंगे. मान लो जॉर्डन को कोई इस तरीके की कोई टेक्निक आती है, कोई प्रैक्टिस आती है, वो हमको या बाकी कंट्रीज को सिखाएंगे. तो ये इंस्ट्रक्टर लेवल एक्सरसाइज है, तो ये काफी यूनिक हो जाती है. एंड प्लस
इंटरऑपरेबिलिटी एट अ हायर लेवल, मतलब कभी हम इन सारी कंट्रीज को साथ में मिलके काम करना पड़ा, कोई ऑपरेशन कंडक्ट कराना पड़ा, तो उसको इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस भी करती है ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। जो IAF टीम है हमारी, इट वाज लेड बाय ग्वालियर बेस्ड टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, TACDE जिसको हम बोलते हैं। जो हमारे टॉप क्रीम फाइटर पायलट्स एकदम टॉप गन लेवल के होते हैं ना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ये कंट्री में। जो IAF टीम है वो इजिप्ट पहुंची थी 26 नवंबर को, ऐसा सोर्सेस का कहना है, और वहां पे इस तरीके का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कैरी आउट होने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट, प्रियंका गांधी हैज टेकन ओथ एज द लोकसभा मेंबर, सो सीनियर, हाँ, सीनियर कांग्रेस, शी हैज बिकम अ सीनियर कांग्रेस लीडर, प्रियंका गांधी वाड्रा, just give me a second, there's some issue. प्रियंका गांधी वाड्रा, she has taken oath as लोक सभा मेंबर, अपनी जर्नी शुरू करते हुए, बिकॉज इससे पहले she has never been as a parliamentarian. मिस वाड्रा was elected from वायनाड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कॉन्स्टिट्युएंसी से इलेक्ट हुई थी, केरला में, which her brother and former कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी vacated. वायनाड से पहले वो लड़ा करते थे, उसको वैकेट किया था उन्होंने, वाइल रिटेनिंग रायबरेली, तो 2 सीटों से वो खड़े हुए थे। अच्छा, ऐसा बाकायदा प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप 2 कॉन्स्टिट्युएंसी से खड़े होते हैं और अगर आप दोनों से ही जीत जाते हैं तो आपको एक कॉन्स्टिट्युएंसी को छोड़ना पड़ेगा, एक सीट को छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने वायनाड छोड़ा था, ठीक है। मिस गांधी इमर्ज्ड विक्टोरियस इन बोथ रायबरेली एंड वायनाड इन द लोकसभा इलेक्शन। जो कांग्रेस लीडर है उन्होंने ओथ ली थी हिंदी में, होल्डिंग अ रेड एंड ब्लैक कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दिखाते हुए कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ही आगे लेकर जाने वाले हैं। तो आपसे कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम पूछा जा सकता है उनकी, विच इज वायनाड। दिस इज इंपॉर्टेंट, हम काफी दिन से डिस्कस कर रहे थे, ग्रैप 4 एयर पोल्यूशन कर्व्स टू रिमेन इन दिल्ली NCR टिल December 2nd। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि जो स्टेज 4 गाइडलाइंस थी, ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान टू डील विद एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड नेशनल कैपिटल रीजन, ये कंटिन्यू करेगी December 2nd तक। कोर्ट ने हाउएवर ये डिसाइड किया था कि जो डिसीजन है कमीशन का, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, टू ईज ग्रैप 4 रिस्ट्रिक्शन इन द स्कूल विल रिमेन, ठीक है। तो ये उन्होंने डिसाइड किया था। एक सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उन्होंने CAQM को ऐसा भी बोला था कि आप और आगे फर्दर कंसिडर करें कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ग्रैप 4 से उसको कम से कम ग्रैप 3 या ग्रैप 2 तक लेकर आ जाए, ताकि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, स्कूलों से भी छुट्टियां दे दी गई थी एक्सेप्ट 10th एंड 12th वालों को जिनके बोर्ड्स हैं, तो एक दरख्वास्त बेंच के सामने की गई थी कि इसको ईज कर दें। कोर्ट ने ऐसा बोला है CAQM को कि आप एग्जामिन करें एक कॉम्बिनेशन, मतलब ग्रैप 4, ग्रैप 3 और ग्रैप 2 गाइडलाइंस का एक कॉम्बिनेशन लेकर है इन मेजर्स का, और फिर उसको पुट देम इनटू फोर्स, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने इन्फॉर्म किया कोर्ट को कि AQI जो है वो इंप्रूव हो गया है कंसिडरेबली, इसलिए बेंच ने ऐसा बोला है कि चलो ठीक है 2 दिसंबर तक इसको जारी रखते हैं, उसके बाद मे बी हम इन गाइडलाइंस को या इन मेजर्स को थोड़ा सा ईज डाउन कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में ऑलमोस्ट लॉकडाउन टाइप की एक सिचुएशन बन चुकी थी अगेन। अच्छा, नेक्स्ट बुसान यानी कि साउथ कोरिया में बात हो रही है। इन बुसान, इंडिया सेज इट विल नॉट बैक यूज ऑफ प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ बात क्या हो रही है, बेसिकली वाइल इंडिया में हैव बैन सिंगल यूज प्लास्टिक, 2022 में ही हमने बैन कर दिया था और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स का यूज हमने प्रमोट किया था, फिर भी बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्टरी नोट पे हमने ऑनगोइंग UN लेड ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशंस जो साउथ कोरिया में चल रहे हैं, आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ चल रहे हैं, UN लेड ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशंस गोइंग ऑन इन साउथ कोरिया बुसान। वहां पे हमने 2022 में तो बोला था भाई सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करो और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स लेके आओ, लेकिन हमारे खुद के ही स्टैंड के अगेंस्ट बात करते हुए यहाँ पर हमने क्या किया है, ड्यूरिंग द फॉर्मल सबमिशंस थर्सडे को इंडिया ने ऐसा बोला है कि while it encourages the research, innovation and development of sustainable alternatives and non-plastic substitutes, it would rather not support the use of these products, technologies and services. India has pushed back against the suggestion by the chair जो intergovernmental negotiation committee है NINC 5,
इनका जो सजेशन है उसको पीछे हटाते हुए उनका सजेशन क्या था कि रिड्यूस करें द यूज ऑफ प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स एंड एसोसिएटेड केमिकल्स ऑफ कंसर्न विद प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। इस सजेशन को इंडिया ने नहीं माना है और केमिकल्स ऑफ कंसर्न आर यूज्ड इन मार्केटिंग और इन मेकिंग गुड्स बट विच आर एसोसिएटेड विद हार्म। अब यहाँ पे शब्दों का खेल खेल के बेसिकली हम आ गए, जिसको हम सेमांटिक्स एट प्ले बोलते हैं। while the reasoning behind India's stance was not spelled out, हमने साफ साफ नहीं बोला कि हम ऐसा स्टांस या ऐसा स्टैंड क्यों ले रहे हैं, फिर भी जो सबमिशंस हमने किए हैं ऐसा नहीं है पत्थर की लकीर है वो। सोर्सेस का ये कहना है कि द वर्ड यूज स्मैक्ड ऑफ इरिटेशन एट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। मतलब बेसिकली इंडिया का ये कहना है कि जो ये सपोर्ट द यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज और ये वाला वर्ड यूज है, इससे ऐसा लग रहा था हमको कि हमको बताया जा रहा है कि भाई तुमको ऐसा ऐसा करना है। ऑल्दो हम सपोर्ट करते हैं, फुल्ली सपोर्ट करते हैं, और जहां जहां पॉसिबल है, जहां जहां हम कर पा रहे हैं वहां हर जगह पर हम वी आर शिफ्टिंग टू सिंगल यूज सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। बट इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, दिस इज नॉट गुड at international level. We are a sovereign country, हम अपने decision खुद ले सकते हैं। While India's national stand was against plastic waste and pollution and promoting alternatives, अपन ने शुरू से ही बोला है कि भाई प्लास्टिक यूज हटाओ, पोल्यूशन को कम करो, ऑल्टरनेटिव्स को अपन ने सपोर्ट किया है और सस्टेनेबल मटेरियल को, फिर भी इंडिया अलाउ ये नहीं करेगा अपने आप को टू बी पुश्ड इनटू यूजिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स। दे सेड हम सपोर्ट करते हैं, एक तरीका ये होता है कि हम सपोर्ट करते हैं, हम भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन आप हमको थोड़ी ना सुपरवाइज करोगे, हमको धक्का मार के, हमको कॉर्नर करके, हमको बुली करके यू कैन नॉट फोर्स अस इनटू यूजिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स। ये कहना था कि हाँ ऐसा नहीं है, जो काफी सारे न्यूज में रिपोर्ट भी हुआ था कि भाई इंडिया बोलती तो थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम बैन करेंगे और हम सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स को आगे बढ़ाएंगे, बट स्टिल इंडिया ऐसा कर रही है, मना कर रही है, स्टैंड ले रही है उसके अगेंस्ट। हम उनके अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले रहे, या जो बात है प्रिंसिपल के अगेंस्ट स्टैंड नहीं, हमारा वे ऑफ डीलिंग के अगेंस्ट स्टैंड है कि इस तरीके से ये तरीका नहीं होता बेसिकली बात करने का या किसी को पुश करने का। हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां आप जा रहे हो, हम साथ में मिलके जा रहे हैं। वी आर नॉट किड्स टू बी ट्रीटेड इन दिस मैनर, ये बेसिकली इंडिया का कहना था इन दिस ट्रीटी नेगोशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सीधा आ जाइए अब वर्ल्ड अफेयर्स पे। एक सेकेंड, अच्छा, अगेन बांग्लादेश में काफी बड़ा विवाद चल रहा है जिसमें शेख हसीना ने जो वहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर हैं मोहम्मद यूनुस, उनके स्टांस को अपोज करते हुए बोला है कि भाई जो इस्कॉन के लीडर हैं वहाँ पे चिन्मय दास, उनको रिलीज किया जाए। तो स्पीकिंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द फॉल ऑफ आवर गवर्नमेंट जो अगस्त में हुआ था, अवामी लीग लीडर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनका ये कहना था, उन्होंने कॉल्ड फॉर रिलीज ऑफ अ हिंदू मॉन्क अरेस्टेड फॉर बाय द अथॉरिटीज इन बांग्लादेश विदाउट डिले। उनका ये कहना है एक स्टेटमेंट में कि ये जिस भी तरीके का व्यवहार बांग्लादेश में चल रहा है और जिस भी तरीके से डील किया जा रहा है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और जो मोहम्मद यूनुस की लेड गवर्नमेंट है इन यूनाइटेड मैनर, वो वहां के लोगों को बेसिकली ऑप्रेस कर रही है। ठीक है, अ टॉप लीडर ऑफ सनातन रिलीजियस कम्युनिटी हैज बीन अनजस्टली, बिना किसी रीजन के अरेस्टेड, ही मस्ट बी रिलीज्ड विदाउट एनी डिले। बिना किसी रीजन के अरेस्ट किया है तो ऑफ कोर्स रिलीज करना पड़ेगा। टेम्पल हैज बीन बर्न्ड इन चित्तगोंग, मंदिर में आग लगाई गई है। प्रीवियसली इसी तरीके से बहुत सारे मस्जिद, मजार, चर्च, मोनेस्ट्री, हाउसेस ऑफ अहमदिया कम्युनिटी के जो मुस्लिम है उनके घरों में आग लगाई गई है, उनके मंदिर, उनके मस्जिदों में आग लगाई गई है और बहुत वैंडलाइज, घर वार तोड़ा गया है, लूट मची है। ये सब बहुत खराब हालत चल रही है बेसिकली बांग्लादेश में। और उसके ऊपर से एक बहुत ही फेमस हिंदू प्रीस्ट, इस्कॉन के प्रीस्ट, उनको बिना बात के अरेस्ट कर लिया गया है। तो पहली बार जब से उनकी गवर्नमेंट गिरी है उसके बाद शेख हसीना ने पहली बार आवाज उठाई है और बोला है कि ही शुड बी रिलीज्ड विदाउट एनी फर्दर डिले। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट
यूके में भाई वोटिंग चल रही है ऑन सॉर्ट ऑफ अ यूथनेशिया पैसिव डाइंग जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में फ्राइडे को वोट करने वाले हैं ऑन अ बिल टू अलाउ सम टर्मिनली इल एडल्ट। टर्मिनली मतलब कोई चांस ही नहीं है बच पाने का, साइंस उनके जीवन काल में इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा कि वो बच पाए। टर्मिनली इल, ठीक है, जो 100% श्योर है दे आर गोइंग टू डाई। इल एडल्ट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स टू एंड देयर लाइव्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, बहुत ही चूज करके सर्टेन सिचुएशंस के अंडर ही जो ये लॉ है, लेजिस्लेशन है, हैज ब्रॉट अप अ रेंज ऑफ इमोशंस एंड रिएक्शन फ्रॉम द पब्लिक। जैसे कुछ कुछ एमपीज का ये कहना है कि बेसिकली इस लेजिस्लेशन या इस लॉ के फेवर में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत अगेंस्ट भी हैं। फेवर में जो लोग हैं उनका ये कहना है कि भाई कोई अगर इतना ज्यादा सफर कर रहा है तो उसको जबरदस्ती जिंदा रखने का क्या पॉइंट है, उनको अपनी सफरिंग से रिलीज कर दिया जाए, इससे बेटर है। जो अगेंस्ट है उनका ये कहना है कि भाई राइट टू लाइफ वाला सबसे बड़ा डिबेट आता है, भगवान ने जीवन दिया है आपको जीने के लिए और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि साइंस इनके जीवन काल में कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगा। हो सकता है कल कुछ मेडिसिन या कुछ निकल के आ जाए, देयर इज ऑलवेज होप। तो टू एक्सट्रीम्स में इसके ऊपर डिबेट्स चल रही थी और वही हुआ है। इस बिल का नाम है टर्मिनली इल अडल्ट्स एंड ऑफ लाइफ बिल 2024-25। ये प्रोवाइड करता है जो टर्मिनली, अगेन बार बार शब्द यूज हो रहा है, टर्मिनली इल मतलब कोई स्कोप नहीं है, who have mental capacity and have no more than 6 months left, कंडीशन भी लगाई है कि 6 महीने से ज्यादा उनके पास जीने के लिए बचे नहीं है, वो अगर रिक्वेस्ट करते हैं असिस्टेंस फ्रॉम अ फिजिशियन टू एंड देयर लाइफ, तो इसके ऊपर पूरी की पूरी डिबेट चल रही है। अब इसके ऊपर बाकायदा वोटिंग होगी, अभी तक वोटिंग का रिजल्ट नहीं आया, बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है दे आर गोइंग टू कास्ट देयर वोट्स as will be able to vote as per their conscience and not be required to vote along party lines। अपने अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी डिसाइड करके सारे के सारे वोट एक फेवर में कास्ट करेगी, अपने अपने कॉन्शियंस, अपना अपना दिमाग चला के अपने हिसाब से इस चीज पे एमपीज वोट करने वाले हैं। ओके अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान को जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है हाल ही में, अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी तो उनकी वाइफ बुशरा बीबी, शी हैज इमर्ज्ड एज अ प्रोटेस्ट फिगर डिफेंडिंग जेल्ड हस्बैंड इमरान खान इन पाकिस्तान। Coming on to the next newspaper। अच्छा, अब जीडीपी ग्रोथ अपन हर क्वार्टर में देखते हैं, साल के 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट सिंस यहाँ फर्स्ट पेज पे है तो जीडीपी ग्रोथ हिट्स 5.4 इन द सेकेंड क्वार्टर Q2, लोएस्ट इन द पास्ट 7 क्वार्टर्स। एक साल 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है, 3-3 महीनों के, तो पिछले 7 क्वार्टर्स में से सबसे लो जीडीपी जो हिट किया है दैट इज 5.4%, वो इस क्वार्टर में किया है। ठीक है, सिंपल सी बात। यहाँ पे कोर सेक्टर्स का ग्राफ दिया हुआ है अप टू जो अक्टूबर तक की जो बात हो रही है, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इंडिया का रियल जीडीपी पिछले 7 क्वार्टर्स में आप देख सकते हैं कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक के क्वार्टर से अगर अपन देखें तो अभी तक एक भी बार इससे नीचे नहीं गया है। 6.2 आज से 6 क्वार्टर्स पहले जो 6.2 था उससे भी नीचे 5.4 पे अभी खड़ा हुआ है। ठीक है, बट आपसे इस पे नहीं सवाल आएंगे क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं तब तक 6 क्वार्टर 7 क्वार्टर तो निकल ही चुके होंगे, तो पर्टिकुलर क्वार्टर से आपका जीडीपी पूछे इस तरीके के सवाल नहीं आते हैं। Coming on to the next news, just give me 1 second। हाँ, तो अगेन साउथ कोरिया में जो बात चल रही थी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के ऊपर नेगोशिएशन डिस्कशन चल रहा था, तो ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी ड्राफ्ट ओवरलुक्स की इशू ऑफ लिमिटिंग प्रोडक्शन सेज ग्रुप ऑफ कंट्रीज।
तो यहाँ बात क्या चल रही है? भाई लोग एक ही सेकंड देना, आई थिंक ये हैंग हो गया है। मैं स्क्रीन यहाँ पे फ्रीज करके इसको सही करके आती हूँ। एक सेकंड बस, मैक्स टू मैक्स आपको 1 मिनट लगेगा। या आई थिंक इट्स गुड नाउ। चल सो 5 दिन का ये डिस्कशन जिसको डेलिब्रेशन बोल रहे हैं, ये चल रहा है 5 दिन से। कंट्रीज हैव थ्रैश्ड आउट अ प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट फाइनली फॉर ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी, यूनाइटेड नेशंस लेड ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन। अगेन कहाँ पे हो रहा है ये? बुसान, साउथ कोरिया, ये पूछा जा सकता है। However, a group of यहाँ पे पार्टिसिपेट करी है कुछ 67 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, इंडिया भी पार्ट है, एंड अ कोलिशन ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कॉल्ड द हाई एम्बिशन कोलिशन। पैसिफिक मतलब पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द वाली कंट्रीज, उनका ये कहना है कि ये जो ट्रीटी है डज नॉट गो फार इनफ टू एड्रेस द कोर पर्पस, कि ये जो ट्रीटी अभी तक हमने रफ ड्राफ्ट बनाया है, जो मेन पर्पस जिसको हम सॉल्व करने के लिए डिस्कशन कर रहे थे उसको तो सॉल्व ही नहीं कर रही है, विच इज टू लिमिट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। सिंगल यूज प्लास्टिक का हमको प्रोडक्शन और उसका ट्रेड को लिमिट करना है, उस चीज को ये एड्रेस नहीं कर रही है। एंड एड्रेस द हार्म पोज्ड बाय मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक, और लिमिट करना कि ये जो हम प्लास्टिक बनाते भी है ना, उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं उससे जिस टाइप का हार्म होता है, उन टाइप के केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड को रोकना। ठीक है, तो ये दोनों जो मेन इश्यूज थे, इससे तो डील ही नहीं हो रहा, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहे। तो बेसिकली ये ट्रीटी का जो ड्राफ्ट बना है दैट हैज एब्सोल्युटली नो पॉइंट, बट अगेन कमिंग डाउन टू द पॉइंट कि ये इस तरीके की ट्रीटी पहली बार बनी है एंड वी हैव एटलीस्ट इनिशिएटेड समथिंग, इवन दैट इज अ ह्यूज थिंग। ठीक है, तो द मेजर पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन या डिसएग्रीमेंट जो है कंट्रीज के बीच में, एंड प्रपोजल्स जो यूरोपियन यूनियन ने सामने रखे हैं, to have a global target to reduce production of primary plastic polymers. हाँ, steps to implement strategies and programs to identify the risk and protection health. तो basically जो major disagreements हैं वो इसके अगेंस्ट ही हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसमें इंडिया शामिल है, सऊदी अरेबिया है, चाइना जैसी कंट्रीज शामिल हैं, वो थोड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं। सेफ प्ले मतलब हम बोल रहे हैं कि यस वी सपोर्ट और इस तरीके के प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, लेकिन हम अपने आप को बांधना नहीं चाहते। वी आर अवॉइडिंग एनी लैंग्वेज in reference of these subjects, मतलब this is largely because manufacture of polymers, a raw material for plastic, is a major industry. ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, और हम डेवलपिंग कंट्रीज है, एटलीस्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी आर स्टिल अ मोस्ट ऑफ दीज आर, चाइना भी इनफैक्ट अभी भी डेवलपिंग कंट्री ही कहलाती है अपने आप को। तो ये जो जिस चीज को कंप्लीट बैन लगाने के लिए कंट्रीज बोल रहे हैं ना, उसकी बहुत ही बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, मतलब आप समझ लो अपना सीधा सीधा पॉकेट पे झटका लगेगा। सोर्सेस का ये कहना है कि जो केमिकल्स हैं दैट आर नोन टू बी हजार्डस आर ओनली इंक्लूडेड इन अदर इंटरनेशनल कन्वेंशन, जैसे कि रॉटरडैम, बेजल एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। यहाँ पर जो हेड ऑफ डेलीगेशन है पनामा के लिए, उनका ये कहना है कि वी एब्सोल्युटली हैव टू हैव प्रोडक्शन of plastic polymers in the text. If not, it will double by mid-century and weight of plastic in the ocean will surpass the weight of fish. तो जो बोल रहे हैं इन प्लास्टिक पॉलीमर्स को कंप्लीट बैन लगाने के लिए, उनका बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट है कि भाई धीरे धीरे करके मिड सेंचुरी तक, मतलब 2050 तक ये जो प्लास्टिक है इनका वेट ओशियंस में
मछलियों के वेट से ज्यादा बढ़ जाएगा, जो मतलब अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट हम इसी की तरफ बढ़ के जा रहे हैं। बट चाइना, साउथ अफ्रीका और सॉरी सऊदी अरेबिया और चाइना जैसी, इंडिया जैसी कंट्रीज, हम थोड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं कि हम अग्री करते हैं बट हम साइन नहीं करेंगे टाइप्स। ठीक है चलिए अब सीधे आ जाइए। हाँ, France in focus as this year's Kolkata Film Fest unveils lineup of 175 films from 29 countries। तो जो 30th एडिशन ऑफ कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है KIFF, स्लेटेड टू किक ऑफ ऑन December 4 को स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कल से स्टार्ट होने वाला है। विल हैव अ लाइनअप ऑफ 175 फिल्म्स फ्रॉम 29 कंट्रीज, जिसमें फ्रांस एक काफी बड़ा फोकस है। अभी तक आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई इस फिल्म फेस्टिवल में बेसिकली ये हो कहाँ रहा है, इंटरनेशनल कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये ऑब्वियसली कोलकाता में हो रहा है। अच्छा, जो हमने अडानी ग्रुप के बारे में पूरा का पूरा लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट, हम इसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया वाज नॉट इन्फॉर्म्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट कि वो ऐसा अडानी ग्रुप के अगेंस्ट इस तरीके का कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। ऐसा इंडियन एम्बेसी जो है वॉशिंगटन में, उन्होंने कंफर्म किया है कि उनको अभी तक कोई भी लीगल पेपर वर्क रिसीव नहीं हुआ है जो भी ये इंडिक्टमेंट्स अडानी ग्रुप के अगेंस्ट निकाले हैं। एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन का ये भी कहना है कि ये पूरा का पूरा लीगल मैटर है जो इन्वॉल्व करता है प्राइवेट फर्म्स और इंडिविजुअल्स को एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को। दूसरी तरफ, एक तरफ प्राइवेट फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स है, दूसरी तरफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है। और उनका कहना है हम इसका बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी पार्ट नहीं है, बट कायदे से इंडिक्टमेंट कॉपी देनी चाहिए थी इंडियन ऑफिशियल्स को, बट वो नहीं दी गई है। अच्छा, यहाँ पे उनका ये भी कहना है मिस्टर जायसवाल का कि कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट अगर फॉरेन गवर्नमेंट करती है जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि समन्स या अरेस्ट वारंट जारी किया जाए, मतलब वो इंडिया में आके अरेस्ट तो कर नहीं सकते, हमको ही देंगे ना कि आप अरेस्ट करके हमको दो। ऐसी रिक्वेस्ट जो करते हैं अगर वो, तो उसको मेरिट के बेसिस पे एग्जामिन किया जाएगा। और हमको अभी तक इस तरीके की, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को अभी तक इस तरीके की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यूं कर लिया है फिलहाल के लिए अडानी से और बोल दिया है कि हमको तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, तो अभी हमको नहीं पता। ठीक है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोन फेंगल आया है, इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज नॉट रॉन्ग, फेंगल, फेंगाल भी बोल रहे हैं कुछ लोग। नॉर्थ तमिलनाडु के कोस्ट को हिट किया है ये। एंड अभी आपने देखा होगा जैसे तैसे थोड़ी बहुत विंटर्स आए थे, खासतौर पे अगर आप पुणे में रहते हैं, और अभी पिछले 2-3 दिन से वापस ऐसा लग रहा है कि भाई समर्स आ गई हैं। दिस इज द साइक्लोन इफेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन विच हैज कम, उसके वजह से पूरी हवाएं बदल गई हैं और विंटर्स थोड़ा अभी वापस दब गई है। तो साइक्लोन फेंगल विच क्रॉस्ड द कोस्ट नियर पुडुचेरी सैटरडे को बहुत हैवी रेनफॉल लेकर आई, स्ट्रॉन्ग विंड्स लेकर आई बहुत सारे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, तमिलनाडु के लो लाइंग एरियाज में काफी ज्यादा फ्लड भी हो गया। और ये ऐसा होने वाला दूसरा साइक्लोन है टू डेवलप ओवर बे ऑफ बंगाल दिस सीजन। ज्यादातर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में ही आते हैं, मैक्सिमम क्यों आते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल कुछ रीजंस है, उनमें से एक है बे ऑफ बंगाल, एक तो तीनों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, तो लो प्रेशर एरिया जल्दी क्रिएट होता है। प्लस बे ऑफ बंगाल काफी शैलो है, शैलो मतलब ऐसे नहीं तुम पैर डालोगे तो डूबेगा नहीं, मतलब बाकी ओशंस के कंपैरिजन में काफी उथला हुआ है, शैलो है, तो उसका पानी जो है टेम्परेचर जल्दी पकड़ता है, मतलब जल्दी हीटअप होता है। तो एयर की डेंसिटी नीचे ज्यादा कूल डाउन होती है, ऊपर जल्दी डेंस एयर, गर्म एयर, हवा जिसको हम बोलते हैं, इवेपोरेट होके इकट्ठा हो जाती है और आसपास लैंड से कवर्ड है, तो उसको एस्केप होने की जगह नहीं मिलती, छूटने की, तो उसमें साइक्लोन्स बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी ज्योग्राफी का भी रीजन है जो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू ऑल। तो मैक्सिमम साइक्लोन्स अगर आपसे पूछे जाए कहाँ आते हैं, तो वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ संबल मॉस्क का भी काफी बड़ा इशू चल रहा था, अगर आपको डिटेल में जानना है तो यू कैन हेड ऑन टू आवर यूट्यूब चैनल, वहां पे एक मैंने डिटेल वीडियो भी डाला है कि ये पूरा इशू किस चीज के ऊपर है और क्या हो रहा है। बट यहाँ पे संबल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि 10 दिसंबर तक कोई भी आउटसाइडर्स को यहाँ पे घुसने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ये पूरा बहुत बड़े लेवल पे वायलेंस उमड़ के आया था, 24 नवंबर की बात है इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
4 लोगों की यहाँ पे मौत भी हो गई थी, डेथ भी हो गई थी, ये जो तोड़ा फोड़ी और तोड़म तोड़ी मचाई थी उसके चलते। तो 10 नवंबर तक, सॉरी 10 दिसंबर तक कोई भी आउटसाइडर संभल डिस्ट्रिक्ट में एंट्री उनकी बैंड है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। मेरे ख्याल से आप सीधा आ जाइए। हाँ, वर्ल्ड न्यूज पे। अच्छा, अब इजराइल आर्मी गाजा में घुसी पड़ी है, इजराइल हिजबुल्ला में भी स्ट्राइक कर रही है। अब ये कुछ नया न्यूज बचा नहीं है, सीज फायर किया था बट उसके आगे भी फोड़ा है, तो सीज फायर का भी कुछ खास ज्यादा पॉइंट नहीं था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, काफी टाइम से हम डिस्कस भी कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया और रशिया काफी गहरे दोस्त बनते जा रहे हैं, तो पूरे दुनिया को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है देख के। नॉर्थ कोरिया रशिया डिसाइड टू इम्प्रूव मिलिट्री कोऑपरेशन। Russian Defense Minister Andriy Belosov met with North Korean leader Kim Jong-un and agreed to boost military cooperation between the two isolated मतलब पूरी दुनिया ही ने ही बॉयकॉट कर रखा है, दोनों नेशंस के मिलिट्री कोऑपरेशन को बेटर करने की बात की गई है। जो यूनाइटेड स्टेट्स है और साउथ कोरिया है, उन्होंने अक्यूज किया है जो नॉर्थ कोरिया को, विच इज न्यूक्लियर आर्म्ड, ऑफ सेंडिंग मोर देन 10,000 सोल्जर्स टू रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट फाइट करने में, विथ एक्सपर्ट सेइंग दैट मिस्टर किंग इज ईगर टू गेन एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी रशिया से, इसलिए ये सब साथ दे रहे हैं। रशिया नॉर्थ कोरिया अगर साथ में आ जाती है तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लिए ही काफी चिंताजनक विषय या बात ये बन जाएगी। कमिंग ऑन टू द लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, यहाँ पे मायावती के टॉक्स हैव कंटिन्यूड एंड शिंदे टू बैक बीजेपीज चॉइस ऑफ जो भी सीएम पोस्ट के लिए कैंडिडेट चूज किया जाएगा। तो अभी भी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुए हैं, बट स्टिल बात इतनी सामने आई है कि बात अभी भी चल रही, डिस्कशन अभी भी चल रहा है, और जो एकनाथ शिंदे हैं वो जो भी बीजेपी की चॉइस होगी फॉर सीएम कैंडिडेट उसको ही बैक करने वाले हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रंप ने धमकी दी है 100% टैरिफ ब्रिक्स नेशंस के ऊपर लगाने के लिए अगर डॉलर को अंडरमाइन किया गया। आपने अगर हाल ही में न्यूज सुनी है तो हम बहुत सारा करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स कर रहे हैं और सेटलमेंट इन आवर ओन लोकल करेंसी वाले अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि हमको डॉलर के ऊपर जो इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है, डॉलर को इंटरनेशनल लेवल पे व्हीकल करेंसी बोला जाता है। दो कंट्रीज आपस में भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें यूएस पार्टी भी नहीं है, तभी भी डॉलर को ही यूज करके ट्रांजैक्शन होता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि 100% टैरिफ मतलब बेसिकली टैरिफ बैरियर्स होते हैं, कस्टम्स ड्यूटी और ये सब एक दूसरे के ऊपर जो लगाए जाते हैं, टैरिफ अगेंस्ट अ ब्लॉक ऑफ 9 नेशंस। ब्रिक्स अब 5 नहीं रहा है, उसमें 4 और ऐड हो गए हैं। इफ दे एक्ट टू अंडरमाइन यूएस डॉलर, his threat was directed at countries in the so called BRICS alliance, जिसमें पहले से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो है ही, उसके अलावा अभी हाल ही में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई भी ज्वाइन हो चुके हैं। तो ये 9 कंट्रीज। वाइल द यूएस डॉलर इज बाय फार द मोस्ट यूज्ड करेंसी पूरे दुनिया में और पिछले इतने सारे चैलेंजेस, सालों साल इकोनॉमिक क्राइसिस को सर्वाइव कर चुकी है, ये जो ब्रिक्स अलायंस के मेंबर्स और बाकी डेवलपिंग कंट्री हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि जो अमेरिका का ये डोमिनेंस है पूरे दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी पर बिकॉज ऑफ डॉलर, उसको थोड़ा कम करें, अपने ऊपर से हटाएं। तो डॉलर रफली 58% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ डॉलर्स में ही है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और जो भी मेजर कमोडिटीज हैं जैसे कि ऑयल स्पेशली, ये अभी भी खरीदे और बेचे जाते हैं डॉलर्स में ही। तो जो डॉलर का डोमिनेंस है उससे ब्रिक्स का ग्रोइंग शेयर ऑफ जीडीपी जो है दुनिया के शेयर ऑफ जीडीपी में, इसको काफी बड़ा खतरा है। और जो अलायंस है उनका, उन्होंने डिसाइड किया है साथ में कि भाई अब हम जो ट्रेड करेंगे काफी हद तक नॉन डॉलर करेंसी में करेंगे। तो भाई डॉलर ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कैसे होने दे, तो उन्होंने साफ साफ धमकी दी है कि हम भाई 100% टैरिफ रेट बढ़ा दें, 100% टैरिफ रेट्स लगाएंगे अगर ऐसा कुछ किया तो। अगेन प्लास्टिक ट्रीटी की बात हो रही है, प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशंस फेल विद कंट्री स्प्लिट ओवर प्रोडक्शन कट्स। तो ये जो प्राइमरी पॉलीमर्स के प्रोडक्शन के ऊपर कट लगाने की बात हो रही थी, अगेन इंडिया, सऊदी अरेबिया और चाइना जैसी कंट्रीज अग्री नहीं कर रही हैं। ऑन दी अदर हैंड यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज बोल रही हैं। तो 170 कंट्रीज से भी ज्यादा के डेलीगेट्स वहां बुसान साउथ कोरिया में इकट्ठे हुए हैं, बट एक कोई फ्रेमवर्क वो बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये 5वीं बार इस तरीके का राउंड हो रहा है। जो 2022 में शुरू हुआ था इस तरीके की बातचीत, बट यहाँ जो प्लास्टिक प्रोडक्शन को कट करने की बात हो रही है, प्लास्टिक वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, ये बहुत सारी कंट्रीज इसमें, डेवलपिंग कंट्रीज खासतौर पे अग्री नहीं कर रही हैं। उनका ये कहना है कि हमारा भी सेम ही इरादा है, बट इस तरीके से मतलब वी विल नॉट बी बाउंड बाय वर्ड्स। अब हमारे पीछे पड़ के हमको जबरदस्ती अगर ऐसी चीजें कराओगे तो वी विल नॉट बी बाउंड बाय देम। इंडिया भी उसी स्टांस का है, विच इज थोड़ा दुखद बात है, लेकिन हम क्या करें, हर चीज इज नॉट, कैन नॉट बी ब्लैक और व्हाइट, कुछ ग्रे एरियाज भी होता है। हमारी बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है पॉलीमर्स और प्लास्टिक वगैरह जो मैन्युफैक्चर करती है, तो वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर ताला लगाने के बराबर हो जाएगा। धीरे धीरे करके फेज कर सकते हैं, बट ये कंप्लीट बैन वाला या इतना बड़ा प्रोडक्शन कट की जो बात कर रहे हैं वो तुरंत कर पाना इंडिया जैसी कंट्री के लिए काफी मुश्किल है। ठीक है, या सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट अपन मिलने वाले हैं ऑन दी अपकमिंग फ्राइडे, जब हम डिस्कस करेंगे ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ, यानी कि 3rd, 4th और 5th को क्या क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे ऑन 6th। तो इसी तरीके से अगर आप हफ्ते के 2 सेशंस देख लेते हैं, बाई वीकली सेशंस, तो आपको न्यूज़पेपर द हिंदू एटलीस्ट, जो काफी लोगों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है, आपको खुद से बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगेन आई नेवर एवर एंडोर्स, मे बी कहीं और आप कोई और वीडियो देखते हो तो वो बोलते हो कि भाई पेपर ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई डोंट एंडोर्स, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट ही बेस्ट काइंड ऑफ डेवलपमेंट होता है। आप कोई भी दूसरा न्यूज़पेपर खुद से पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़े, मैं कभी आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं और आपको कोई लेना देना ही नहीं बैठ पा रहा है करंट अफेयर्स के साथ, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। दैट इज द इंटायर पॉइंट ऑफ दीज सेशंस। ठीक है, द हिंदू को डेफिनेटली आपको इसके बाद हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस एनालिसिस के बाद। आप चाहें तो कोई और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना इज ऑलवेज बेस्ट हैबिट, उसको मैं करने से कभी भी आपको रोकूंगी नहीं, मना नहीं करूंगी। ठीक है, सो आई गेस आई विल सी यू गाइज अगेन सून। आपसे मैं मिलती हूँ इन ऑन द अपकमिंग फ्राइडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।